So today we will start with chapter number 9 कंपनीज एक्ट का या कंपनी लॉ का सीए इंटरमीडिएट लेवल पे आपका लास्ट चैप्टर है जो आपको पढ़ना है. दिस इज अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज. और अकाउंट्स ऑफ द कंपनी ये आपका सेक्शन शुरू होता है फ्रॉम 128 और ये खत्म हो जाता है सेक्शन 138 पे, जिसमें 138 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया. अब देखो ये कहने को सिर्फ आप यहाँ पे बोलोगे सर 10-12 सेक्शन ही यहाँ पे है, बट टेक्निकली अगर आप देखो तो इसके अंदर भी कई अलग अलग अपने लूप्स है. जैसे अगर आप चेक करो सेक्शन नंबर 132 विच डील्स विद एनएफआरए, ये एक हेवी आपका पोर्शन. हेवी तो क्या मतलब ये अपने में एक अलग से चैप्टर बन सकता है, ये इतना सारा इसके अंदर कंटेंट आपको मिलेगा. फिर इसी तरह से अगर आप देखोगे सेक्शन नंबर 134 विद रिस्पेक्ट टू द बोर्ड रिपोर्ट, इसमें भी आपको बहुत कुछ मिलेगा. फिर अगर आप देखो आप सेक्शन 135 विच डील्स विद सीएसआर, ये भी अपने में बहुत कुछ इसके अंदर आपको कंटेंट मिलेगा. तो ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट है और समथिंग, बट मैं ये बता रहा हूँ कि 10-12 सेक्शन है, मतलब इसका ये नहीं है कि इसमें कंटेंट बहुत कम है. कंटेंट बहुत कुछ है इसके अंदर आपको मिलेगा. इसके अलावा जो बाकी चैप्टर्स है वो आपके लिए एज इट इज वहां पर है ही. बट ये तीन जो सेक्शंस है ये तीन काफी भारी दमदार सेक्शन जिसको मैं बोलूंगा, काफी सारा कंटेंट इसमें आपको मिलेगा. Apart from that you have section 128, then you have section 129, when you have section 129A, 130, 131. तो ये तीन सेक्शन, चार पांच जो सेक्शन है ये आपके बेसिक सेक्शन है. इसको आप डायरेक्टली कनेक्ट कर पाओगे अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स के साथ भी. तो हम चलो फिर अब यहाँ पे आगे के टॉपिक्स को फिर कंटिन्यू करते हैं. यहाँ पे वी स्टार्ट विद दिस. देखो ये आपके पास पूरा इसका जो चार्ट है ये आपके मॉड्यूल से मैंने उठाया. तो देखो 128, 129, फिर एक सेक्शन 129 ए भी है, छोटा सा सेक्शन, वो आपके मॉड्यूल में नहीं होगा बट दैट इज ऑल्सो देयर. फिर 130, 131 ये दोनों आपस में एक लूप है आपका, ठीक है. फिर आपके पास जैसे मैंने बताया एन एफ आर एंड देन दिस एंड दिस पार्ट, ये जिसमें हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है. अब आप देखो यहाँ पर आता है सेक्शन नंबर 128. ये क्या बता रहे हैं दैट एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर एंड कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो हर कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, और ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी को मेंटेन भी कहाँ पर करके रखना पड़ेगा. इट हैज़ टू बी मेंटेन्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी एंड अदर रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स. तो आप सबसे पहले तो मुझे बताओ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स एंड पेपर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहीं पर डिफाइंड है? इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया गया है या नहीं? इज इट डिफाइंड एनीवेयर? इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफाइंड एनीवेयर? यस, धवल बोलते हैं यस, और बिल्कुल आंसर करेक्ट है आपका. यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 40. वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिफाइन किया गया है. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आते हैं आपके? बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड द नोट्स टू अकाउंट्स. क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कहीं पर डिफाइन किया गया है? क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट के अंदर? रौनक इज सेइंग यस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या, जो भी आपको यहाँ पर अकाउंट्स मतलब जिसमें आपको पैसे मिले, पैसे कहाँ गए, आपका सेल्स बुक, परचेज बुक, आपके एसेट्स लायबिलिटीज के बुक, आपका कॉस्ट रिकॉर्ड्स, ये सब किस में आ जाएगा? आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, विच इज योर सेक्शन 2 क्लॉज 13, राइट. फिर आप देखो क्या बुक्स एंड पेपर्स इसको भी डिफाइन किया गया है? क्या बुक्स एंड पेपर्स को भी डिफाइन किया गया है? आंसर इज यस, बुक्स एंड पेपर्स को भी डिफाइन किया गया है. एंड दिस इज 2 क्लॉज 12, ठीक है. 2 क्लॉज 12. तो यहां पर आपको क्या बताया कि देखो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गया, बुक्स एंड पेपर्स हो गया. बाय द वे बुक्स एंड पेपर्स आल्सो इंक्लूड्स योर बुक्स ऑफ अकाउंट. तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ पेपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
for every financial year which gives a true and fair view. अब अगर आपने ऑडिट में कंटेंट तैयार किया है तो आपको पता है ट्रू एंड फेयर व्यू का क्या मतलब होगा, ये आपको एकदम अच्छे से यहाँ पर पता है. ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग दैट ऑफ इट्स ब्रांच ऑफिस. तो मतलब कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बुक्स एंड पेपर्स ये तो मेंटेन करना ही है. इसके अलावा अपने ब्रांच ऑफिस का भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और इनको मेंटेन करना होगा इफ एनी, एंड एक्सप्लेन द ट्रांजैक्शंस इफेक्टेड बोथ एट द registered office and at the branches, and such books of account shall be kept on the accrual basis. Now what is accrual basis? And according to the double entry system, what is accrual basis? What is accrual basis? accrual basis क्या होता है? ये बाय द वे एक एग्जाम क्वेश्चन आपका बन सकता है कि एक कंपनी है वो सिंगल एंट्री मेंटेन करना होता है, रेगुलरली अपडेट. रौनक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो और आप बोलोगे अक्रूवल बेसिस इज रेगुलर अपडेट, तो कैसे चलेगा? रिकॉर्डेड व्हेन द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस. ओके, तो एक तो होता है अक्रूवल बेसिस और एक होता है कैश बेसिस. करेक्ट. अक्रूवल बेसिस में एज एंड व्हेन द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हो. करस्पॉन्डिंग उसका कैश रिसीव हुआ नहीं हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. और डबल एंट्री मतलब डेबिट क्रेडिट दोनों. तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर आपको मिलेगा. तो आपको कंपनी को अपने ब्रांच ऑफिस का भी ये रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करना होगा. और ये सब कहाँ पर मेंटेन रहेगा? एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी. ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स इनको रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करके रखने होंगे. ओके, आगे देखिए यहाँ पर अगर आप देखो, प्रोवाइडेड दैट ऑल और एनी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अफोरसेड and other relevant papers may be kept at any other place as the board of directors may decide, where such a decision is taken, and the company shall within 7 days thereof file with the registrar a notice in writing giving full address of such place. ये किस चीज का बात हो रहा है? यहाँ पे वो बता रहे कि देखो, अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स और को मेंटेन नहीं करना चाहते, यू वांट टू मेंटेन इट एट सम अदर प्लेस, यू कैन कीप इट एट सम अदर प्लेस. और इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है? बोर्ड रेजोल्यूशन आपको पास करना होगा. इट्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दे मे डिसाइड. रिमेंबर, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स अगर आपको रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं रखना, आप कहीं और रखना चाहो तो क्या आप रख सकते हो? इफ यू डोंट वांट टू कीप the register of members at the registered office, can you maintain it at other place? Yes. उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? आपका शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना होगा. करेक्ट. यहाँ पे 1/10 भी आ गया, जहाँ पे आपके 1/10 शेयर होल्डर्स रहते हैं उधर. बट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, तो इसके लिए सिंपली आपको क्या चाहिए? बोर्ड रेजोल्यूशन. और आप जैसे ही बोर्ड रेजोल्यूशन पास करोगे, उसके विद इन 7 days you are going to inform it to the registrar in the notice in giving in full writing the full address of that other place. तो ये रहा आपका notice of the address at which the books of accounts are to be maintained. ठीक है. अब देखना यहाँ पर अब जितने भी फॉर्म्स आपको मिलेंगे, इन सारे फॉर्म्स का नाम होगा AOC. ठीक है, अकाउंट्स ऑफ कंपनी, AOC. सो फॉर द पर्पस ऑफ द फर्स्ट प्रोवाइसो, ये आ गया. द नोटिस of the regarding the addresses at which the books of accounts shall be kept will be in the form AOC 5. अब देखिए फर्दर अगर आप यहाँ पे देखो तो इधर बता रहे हैं प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ कंपनी मे कीप सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर रेलेवेंट पेपर्स इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. तो आपको जरूरी नहीं है कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स फिजिकल फॉर्म में रखना है, आप इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रख सकते हो. और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब आप इसको रखोगे तो इट शैल बी इन such a mode that it remains accessible in India. ठीक है, आप इंडिया में उसको एक्सेस कर सको एंड इट इज ऑल्सो यूजेबल फॉर सब्सिक्वेंट रेफरेंस. तो कल को अगर आपसे कोई पूछे 2 साल के बाद कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें रेफर करना है, हमें देखना है, कोई भी अथॉरिटी आके अगर आपसे बात करे, मे बी इट इज ROC और RD और लेट्स से एनी रेगुलेटर, कोई भी आके आपसे बात करे, कल को सेबी आ जाए और वो बोले हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखना है, आप बोलते हो हाँ हमने इलेक्ट्रॉनिकली उसको मेंटेन करके रखा है,
बट जब आप उसको ओपन करने की कोशिश करते हो तो जो हार्ड डिस्क है वो करप्ट हो गया है, वो देख नहीं पा रहे आप उसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी द वायलेशन ऑफ द रूल। बाय द वे ये रूल नंबर 3 के अंदर आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इट हैज टू बी एक्सेसिबल इन इंडिया एंड इट शुड बी यूजेबल फॉर सम सब्सिक्वेंट रेफरेंस। एक्सेसिबल इन इंडिया मतलब आप जरूरी नहीं उसको हार्ड डिस्क में उसमें रखो, आप क्लाउड में भी उसको सेव करके रख सकते हो। बाय द वे ये एक अमेंडमेंट है जो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा था, कंट्रोवर्शियल इन द सेंस अच्छा अमेंडमेंट है, बट इस अमेंडमेंट को जिस तरीके से लेके आया गया था वो काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था गवर्नमेंट को। और जो आप यहाँ पे अभी देख रहे हो 1 अप्रैल 2022, ये कुछ टाइम पहले 1 अप्रैल 2021 था, फिर इसको अमेंड किया गया और अब कर दिया गया है 1 अप्रैल 2022। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको कब दिखेगा, जब अगले साल आप लोग आर्टिकलशिप के लिए जाओगे और वहां पर आप जब क्लाइंट्स के अकाउंट्स वगैरह को चेक करोगे, हो सकता है कुछ जगह आपको कॉन्करेंट ऑडिट पे भेजे, कुछ जगह हो सकता है कि आपको बेसिकली अकाउंटिंग एंट्रीज के लिए बुलाए, जरूरी नहीं कि आप वहां पे ऑडिट ही करने जाओ, तो वहां पर आपको दिखेगा। अब उधर क्या बताया हुआ है, देखो जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, बाय द वे दिस इज नॉट फॉर योर एग्जाम, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। आप देखो आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज टैली, आपने शायद ये सुना भी होगा। कुछ लोग बिजी भी यूज करते हैं, ये भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो ये जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आपको क्या बताया है, इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर एक फीचर होना चाहिए, इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में it should have a feature, okay, feature of recording the audit trail। ऑडिट ट्रेल का क्या मतलब है, कल को जब ऑडिटर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए आएगा, आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को चेक करेगा, तो वहां पर हमें एक ट्रेल मिल जाना चाहिए ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। ट्रेल का क्या मतलब होता है, कुछ ना कुछ आपके फुटप्रिंट वहां पे मिल जाने चाहिए थे, क्रिएटिंग an edit log of each change made in the books of accounts along with the date when such changes were made and ensuring that the audit trail cannot be disabled। अब इस पूरे फीचर से इम्पैक्ट क्या होगा, इस पूरे फीचर से इम्पैक्ट ऐसा रहेगा, सपोज करो मैंने लेट्स से 10th जुलाई को एक जर्नल एंट्री पास कर दिया, लेट्स टेक इट लाइक दिस, लेट्स प्रिज्यूम मैंने ऐसे एंट्री पास किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, और मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट्स से 10,000 रुपीज। इसका क्या मतलब है कि राम ने 10,000 रुपए हमें दिए, ठीक है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। अब मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ देर इज अ चेंज दैट हैज टेकन प्लेस, और वो चेंज यहाँ पर क्या है, चेंज इस तरह से आप यहाँ पे राम के नाम को कैंसिल करते हो और राम के नाम को कैंसिल करके आप यहाँ पे लिखते हो लेट्स से अली, करेक्ट। अब कंपनीज एक्ट में ये प्रोविजन डाल दिया गया है दैट ये जब आप यहाँ पे राम की जगह अली नाम करते हो तो यहाँ पर नीचे एक ट्रेल आ जाना चाहिए दैट इस दिन को, ठीक है, लेट्स से ये आपने चेंज किया कभी, लेट्स से 5 सितंबर को, 5 सितंबर को आपने यहाँ पे एक चेंज किया है और चेंज करके यहाँ पर क्या कर दिया दैट राम की जगह इंस्टेड ऑफ राम आपने वहां पे अली का नाम लिखा, ये आ गया। फिर सपोज करो आप अली के नाम को रिप्लेस करते हो और आप यहाँ पे नाम दे देते हो लेट्स से अबू, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका अबू। तो फिर ये आपके पास आ जाना चाहिए कि नहीं 15 सितंबर को फिर इन्होंने यहाँ पर चेंज किया। तो इससे क्या होगा, इसको हम बोलते हैं ऑडिट ट्रेल, आपके पग चिन्ह यहाँ पर रह जाने चाहिए, दिख जाना चाहिए कि इसमें क्या क्या एंट्री में कब कब क्या क्या छेड़खानी हुआ। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। गाइस डज दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू, डज दिस मेक सेंस कि आपके सॉफ्टवेयर में ये फीचर होना पड़ेगा। अब इसको क्रिटिसाइज क्यों किया गया था, बिकॉज ये जो प्रोवाइसो था ये साल के एंड में इंट्रोड्यूस किया गया और वहां पर लिख दिया 1 अप्रैल 2021। अब ऑब्वियस सी बात है, अचानक से अगर आप रूल को चेंज कर रहे हो और आप इंडस्ट्री को टाइम भी नहीं दे रहे अपडेट करने के लिए, तो कैसे चलेगा। टैली वाले खुद तैयार नहीं है इस तरह से सॉफ्टवेयर के लिए, इसलिए यहाँ पर जब क्रिटिसाइज किया गया
तो बोला कि चलो कोई बात नहीं, आप एक साल और ले लो यहाँ पे, बट 1 अप्रैल 2022 से आप जो भी यहाँ पर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज करोगे उसमें एक फीचर होगा ऑडिट ट्रेल, और वो यहाँ पर बताएगा कि आपके जो भी एंट्रीज है, जो कुछ भी यहाँ पे ट्रांजैक्शंस आपने रिकॉर्ड किया है, उसमें आपने कब कितना क्या एडिट किया था। और ये जो ट्रेल है, मतलब ये जो एडिट वाला जो लॉग है आपका, ये किसी भी तरीके से डिसेबल नहीं होना चाहिए। आप बताइए, इज दिस क्लियर गाइस, इज दिस क्लियर? तो जब आप अगली साल अपने इंटर्नशिप के लिए जाओगे और वहां पर आप ऑफिस में देखोगे तो यू विल सी 1 अप्रैल 2022 को सब एक्साइटेड होंगे वो नया सॉफ्टवेयर देखने के लिए, और सब वहां पर ट्राई कर रहे होंगे, एंट्री मारा, फिर उसमें चेंज किया, तो सब और लॉग वहां पर आपको दिख रहा होगा। ओके, चलिए, तो अब आप समझ जाओगे कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रूल्स में चेंज करके इसको मैंडेट किया गया है। फिर यहाँ पर देखो कुछ और भी रूल्स थे, बट मैंने उसको यहाँ पर नहीं रखा बिकॉज दोज वर वेरी बेसिक रूल्स। अब यहाँ पर क्या बताया हुआ है दैट जब आप अपने अकाउंट्स को इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखते हो तो वहां पर एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, किसके लिए? फॉर द स्टोरेज, फॉर द रिट्रीवल, फॉर द डिस्प्ले एंड ऑल्सो फॉर द प्रिंट आउट। ये चारों चीज एनेबल्ड होना चाहिए कि आप उसको जब मन तब उसको प्रॉपर रिट्रीव कर सकते हो, स्टोर प्रॉपरली किया हुआ रहे, आप उसको रिट्रीव कर सकते हो, मतलब अगर मुझे देखना है तो मैं वापस देख सकता हूँ। इट शुड बी इन द डिस्प्ले फॉर्मेट अगर मैं सॉफ्ट कॉपी रेफर करना चाहूँ, और अगर कल को मैं उसका प्रिंट आउट लेना चाहूँ तो मैं ये प्रिंट आउट भी ले सकता हूँ। इसके लिए मुझे ऑडिट कमेटी या फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनका भी यहाँ पर अप्रूवल लेना पड़ेगा। सो मे डीम अप्रोप्रिएट एंड सच रिकॉर्ड शैल नॉट बी डिस्पोज्ड और रेंडर्ड अनयूजेबल अनलेस इट इज परमिटेड बाय द लॉ। तो ये आपके पास है। फिर देखिए, प्रोवाइडेड the backup of the books of accounts and other accounts and papers of a company which is maintained in electronic mode including at a place outside India, if any, shall be kept in several physically located in servers which are physically located in India on a periodic basis। इसका क्या मतलब हुआ? अब देखो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले क्लाउड के बारे में डिस्कस किया था, तो क्लाउड क्या होता है दैट आपका जो भी डेटा रहेगा वो आप इसको क्लाउड में सेव करके रखोगे। अब क्लाउड का जो सर्वर है वो सर्वर कहाँ रहना चाहिए? दैट सर्वर शुड बी इन इंडिया। डज दिस मेक सेंस गाइस? डज दिस मेक सेंस? और अगर सपोज करो आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो आप सपोज फॉरेन ब्रांच वगैरह का है, तो टाइम टू टाइम इस क्लाउड में आपको इसको अपडेट करते रहना पड़ेगा। फिर देखिए आगे अगर आप देखो तो यहाँ बता रहे सबसेक्शन 2, where a company has a branch office outside India, it shall be deemed to have complied with the provisions of subsection 1 if proper books of accounts relating to the transaction effected at the branch office are kept at that office and proper summarized returns periodically are sent to the branch office of the company by the branch office of the company at its registered office or any other place। तो अब यहाँ पर क्या बात हुआ है, आप ऐसे देखो, सपोज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आपका एक ब्रांच ऑफिस है, और इस ब्रांच ऑफिस में आपने एक अकाउंटेंट को मेंटेन करके, मतलब मेंटेन क्या, एक अकाउंटेंट को ऑब्टेन अपॉइंट करके रखा है जिसका नाम है जो यहाँ पर क्या कर रहा है, आपके जितने भी अकाउंट्स है उसको प्रॉपरली इधर वो मेंटेन करके रखता है, और वो यहाँ से पीरियोडिक रिटर्न भेज देता है मुंबई। करेक्ट? तो अब आप देखो सब सेक्शन 1 क्या बोल रहा था कि आपको अपने सारे अकाउंट्स वगैरह को कहाँ मेंटेन करके रखना है? अपने रजिस्टर्ड ऑफिस जो कि कहाँ पर है? मुंबई में। अब यूएसए के अंदर जो आपका ब्रांच ऑफिस में यहाँ पर सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया जा रहा है, तो ये तो एक तरीके से वायलेशन हो गया, बिकॉज यूएसए इज नॉट योर रजिस्टर्ड ऑफिस। लेट्स से जो भी वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क जो भी आपका है, सो न्यूयॉर्क आपका जहाँ पे ब्रांच ऑफिस है उधर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर सकते, वो तो आपको रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करना होगा। लेकिन यहाँ पर लॉ ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है, इसको कई बार इस तरह से भी बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आज की डेट में बहुत ज्यादा चल रहा है ये टर्म, कुछ भी हो जाए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ड चिपका दो। बट एनीवे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए है कि यार कंपनीज को बोला आपका अगर फॉरेन में ब्रांच है आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स वहीं पर ही मेंटेन करो, बट वहां पर जो भी आपका अकाउंटेंट होगा उसको बोलते रहना कि भाई इंडिया में पीरियोडिक रिटर्न्स भेजता जाए, और आप यहाँ पे वो पीरियोडिक रिटर्न्स को
सेव करके रखते रहना, तो भी हम मान लेंगे कि आपने यहाँ पर सारे कंडीशंस को फुलफिल किया है। डज दिस मेक सेंस? ओके, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर देखिए, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द अदर बुक्स एंड पेपर्स विच आर मेंटेन्ड बाय द कंपनी विद इन इंडिया शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन। इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं दिस विल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन कहाँ पर? एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, या जहां पर भी आप इसको मेंटेन करके रख रहे हो। किसके थ्रू? बाय एनी डायरेक्टर ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। आपको याद है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के ऊपर एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि डायरेक्टर उसको इंस्पेक्ट करना चाहता है, क्या वो कर सकता है कि नहीं कर सकता? इफ द डायरेक्टर इज नॉट अ मेंबर ऑफ द कंपनी। यहाँ पर भी आप देखो बिल्कुल ऐसा रहेगा कि आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ठीक है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिस विल रिमेन ओपन फॉर इंस्पेक्शन एंड दिस विल रिमेन ओपन फॉर इंस्पेक्शन एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। और कौन? बाय एनी डायरेक्टर ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। ओके, ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स यहाँ पर, और कोई भी डायरेक्टर इसको मेंटेन करेगा। ध्यान रखना, ये फिर से आपका बन सकता है एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। And in case the financial informations are maintained outside India, the copies of the financial information shall be maintained and produced for inspection by any director. तो ultimately आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि board of director। अच्छा, with respect to the subsidiary company, अगर आपकी कोई subsidiary company है तो उसके books of accounts को कौन रेफर करेगा? देखो, subsidiary company के जो directors है वो तो कहाँ फॉल कर जाएंगे? वो फॉल कर जाएंगे यहाँ पे। अगर आप सब्सिडरी के डायरेक्टर हो तब तो डेफिनेटली आप अपनी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रेफर कर रहे हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये प्रोवाइजो बात कर रहा है किसके लिए? होल्डिंग कंपनी के लिए। तो यहाँ पर बताया हुआ है द इंस्पेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी shall be done by only the person who is authorized on behalf by a board resolution। ठीक है, तो जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, होल्डिंग कंपनी के जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसने जिसको ऑथराइज किया है वो यहाँ पर सब्सिडरी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रेफर करेगा। फिर आप देखिए, कंडीशंस रिगार्डिंग द मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ सर्टेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय द डायरेक्टर्स। अब इनको क्या बताया हुआ है कि आपको जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप मेंटेन कर रहे हो, जो डायरेक्टर्स यहाँ पे मेंटेन कर रहे हो, उसके लिए क्या क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर बताया हुआ है दैट द समराइज्ड रिटर्न ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी विच इज मेंटेन्ड आउटसाइड इंडिया इट शैल बी सेंट टू द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑन क्वार्टरली इंटरवल्स। तो यहाँ पर जो बताया था ये वाला पॉइंट, ये दिख रहा है पेरियोडिकली, तो यहाँ पर आपको बोल दिया कि देखो क्वार्टरली आप इसको यहाँ पर भेजते जाओगे। फिर where any other in financial information which is maintained outside India, ठीक है, is required by a director, then the director shall furnish a request to the company setting out full details of the financial information sought and the period for which the information is sought। इसके अलावा देखो, the company shall produce the financial information to the director within 15 days of the date of receipt of the written request। तो ये आपके पास एक प्रोविजन है, बेसिक, नथिंग वेरी डिफिकल्ट। फिर देखिए, वेयर एन इंस्पेक्शन अंडर सबसेक्शन 3 द ऑफिसर्स एंड द अदर एम्प्लॉइज of the company shall give the person making such inspection all assistance, this is all fine। then the books of accounts, ये आपके लिए एक और MCQ क्वेश्चन बनेगा कि जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं इन सबको आपको मेंटेन करके रखना है फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 8 financial years, okay, immediately preceding the financial years। और अगर किसी कंपनी का एग्जिस्टेंस 8 साल का नहीं है तो पिछले जितने भी साल के, सपोज एक कंपनी आपने 5 साल पहले इनकॉर्पोरेट किया था तो 5 साल पहले के सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मेंटेन करके रखने होंगे। आप बताओ, राइट? ऑल दिस हैज टू बी केप्ट इन गुड ऑर्डर। और कल को अगर कभी कोई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बोल सकता है कि नहीं, आपको 8 साल से ज्यादा के लिए भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करके रखना होगा। सब सपोज करो कल को आपकी कंपनी के अंदर इंस्पेक्शन आ जाए और आपको बोले कि देखो अब से लेके आज से 8 साल पहले तक के बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो अभी तक मेंटेन कर ही रहे हो, अब आने वाले साल में आप अपने पुराने वाले बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डिस्पैच ऑफ नहीं करोगे, उसको आप अपने पास ही मेंटेन करके रखोगे जब तक कि आपको ऑर्डर नहीं दिया जाता उनको बेसिकली
डिस्कार्ड करने का। सो ये आपके पास प्रोविजन है, और अगर इसमें आपने कुछ भी गड़बड़ किया तो पीनल प्रोविजन आपके ऊपर यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा। गाइस, सेक्शन 128 क्या आपको क्लियर हुआ? क्या सेक्शन 128 आपको क्लियर हुआ? सेक्शन 128 में कुछ कुछ पॉइंट्स जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाला है वो ये कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इलेक्ट्रॉनिक मोड में मेंटेन करके रख सकते हो। ब्रांच ऑफिस के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो ब्रांच में रहे, बट समराइज रिटर्न्स अगर आपको है वो आपको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजना होगा। सेम गोज अगर आपके इंडिया से बाहर अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है तो। अगर आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करना चाहते तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो और 7 दिन के अंदर आप आरओसी को इन्फॉर्म कर दो कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कहाँ पर मेंटेन करके रखना चाहोगे। और अगर इंस्पेक्शन करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को तो कोई भी डायरेक्टर कर सकता है। सब्सिडरी कंपनी के लिए होल्डिंग कंपनी का जो भी ऑथराइज्ड डायरेक्टर होगा वो यहाँ पर करेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने टाइम तक प्रिजर्व करके रखना है? दैट हैज टू बी प्रिजर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years। तो ये अगर आपको याद है तो आपका काम इधर सेट हो गया। अब आप देखिए आपके पास आ रहा है सेक्शन नंबर 129 और यहाँ पर बता रहे द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शैल गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। तो आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इट शुड गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। इसके अलावा आप जब अपने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको किसको कंप्लाई करना होगा? यू विल हैव टू कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अरे ये क्लियर हुआ? अदरवाइज व्हाई विल यू कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? आप बोलोगे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आपको कंप्लाई करना होगा जो कि नोटिफाई किया गया है अंडर सेक्शन 133। और किस फॉर्मेट में होगा? इट विल बी इन द फॉर्मेट ऑफ शेड्यूल नंबर 3। आप बताइए, इज दिस क्लियर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इट शुड गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू while preparing your financial statements. Your accounting standards needs to be complied with, correct? And which will be the format? और ये देखो the form or the forms, it is as provided in schedule number 3। आप बताइए, is this clear? आगे क्या बता रहे हैं? Provided that items contained in the financial statement shall be in accordance with the accounting standards। अब देखो यहाँ पर क्या पॉइंट आता है। जैसे आपने सेक्शन नंबर 1 के अंदर पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि ये जो कंपनीज एक्ट है ये कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है ऑन ऑल द कंपनीज, करेक्ट? एक्सेप्ट, याद आ रहा है आपको? एक्सेप्ट यहाँ पे फिर 4 तरह के कंपनीज के बारे में डिस्कस किया गया था और वहां पर बोला था कि यहाँ पर अगर इनके अपने जो प्रिंसिपल एक्ट है वो प्रिंसिपल एक्ट अगर इनके ऊपर एप्लीकेबल होता है तो कंपनीज एक्ट के ऊपर वो प्रिवेल नहीं करेगा। मतलब बेसिकली वो प्रिवेल करेगा, कंपनीज एक्ट उनके ऊपर प्रिवेल नहीं करेगा। ये 4 कंपनीज कौन से थे? एक तो था आपके पास बैंकिंग कंपनी, फिर एक आपके पास यहाँ पे था इंश्योरेंस कंपनी, राइट? फिर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एंड सच अदर कंपनी जो भी यहाँ पर आपका सेक्टोरल रेगुलेटर यहाँ पे नोटिफाई करे। तो ये जो 3 कंपनीज है इनके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग होंगे। आपने नोटिस किया होगा अपने अकाउंट्स के अंदर भी शेड्यूल 3 में जो आपने फॉर्मेट प्रिपेयर किया है और एक बैंकिंग कंपनी का बैलेंस शीट अलग होता है। क्या बैंकिंग कंपनी आपको पढ़ा दिया गया है? क्या बैंकिंग कंपनी आपको पढ़ा दिया गया है? यस। तो आप देखो बैंकिंग कंपनी का, इंश्योरेंस कंपनी का और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग होता है, उनका बैलेंस शीट बिल्कुल अलग होता है कि नहीं? और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज सेक्शन 129 सब सेक्शन 1 का प्रोवाइजो ये बोलता है। सेक्शन 129 सब सेक्शन 1 आपको क्या बोलता है कि देखो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्लीज कंप्लाई विद द शेड्यूल 3, प्लीज कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। लेकिन इसका जो प्रोवाइजो है वो यहाँ पर क्या बोलता है? नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई to any insurance company, any banking company or any other company which is engaged in the generation or supply of electricity, जिनके अपने खुद के एक्ट्स है। तो वो क्या किसको कंप्लाई करेंगे?
वो कंप्लाई करेंगे अपने प्रिंसिपल एक्ट को। अब आगे क्या बताया है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट financial statements shall not be treated as disclosing a true and fair view merely by the reason that they do not disclose। तो यहाँ पर फिर से एक्सेप्शंस क्रिएट करके दिया गया है, किसके लिए, फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी, फॉर अ बैंकिंग कंपनी, फॉर एन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, और जो भी आपका यहाँ पे सेक्टोरल रेगुलेटर वाला कंपनी है, जस्ट बिकॉज ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट को प्रिपेयर कर रहे हैं। सी, अगर आपने शेड्यूल 3 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर नहीं किया तो हम क्या बोलेंगे, दिस डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। बट अगर आपने शेड्यूल 3 के हिसाब से प्रिपेयर किया, मतलब नहीं भी किया है, तब भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यही बोला जाएगा दैट यू आर कंप्लाइड विद द ट्रू एंड फेयर व्यू। आपका रिपोर्ट वहां पे व्यू दे रहा है, अगर आपने अपने अपने रेगुलेशंस को यहाँ पर कंप्लाई करके रखा है, या जो भी आपका प्रिंसिपल एक्ट है उसको आपने कंप्लाई करके रखा हुआ है। तो बैंकिंग कंपनी अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करता है, इन दैट केस हम क्या बोलेंगे, इट इज स्टिल गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, doesn't matter if it does not comply with the accounting standards of 133 or if it is not in a format which is given in schedule number 3। guys, does this make sense? Does this make sense? ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसमें आपको क्वेश्चन कैसा मिल सकता है, वो ऐसे बोलेगा दैट अ बैंकिंग कंपनी प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट एज पर शेड्यूल 3, नाउ गाइड वेदर द कंपनी इज, और कोई ना कोई एलिगेशन लगाएगा कि ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहा वो कमेंट, तो आप क्या बोलोगे, ट्रू एंड फेयर व्यू वो दे रहा है, उसको शेड्यूल 3 को फॉलो करने का जरूरत भी नहीं है, बिकॉज उसका अपना जो सेक्टोरल रेगुलेटर है, अगर उसने उसको कंप्लाई कर दिया तो यहाँ पर काम इसका हो जाएगा। अब आप देखो यहां पर आ रहा है दैट वेयर अ कंपनी हैज वन और मोर सब्सिडरीज देन इन एडिशन टू, ये वर्ड आप देखो, इन एडिशन टू। आप लोगों को अकाउंट्स में कंसोलिडेशन हो गया क्या, अकाउंट्स में कंसोलिडेशन हो गया, अगर कंसोलिडेशन हुआ है तो आप उसमें देखो होल्डिंग कंपनी जो है वो दो तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करता है, यस और नो। होल्डिंग कंपनी प्रिपेयर्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक जिसको हम बोलते हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और एक जिसको हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एच लिमिटेड खुद होता है, प्लस एस लिमिटेड, प्लस इसके एसोसिएट कंपनीज, प्लस जॉइंट वेंचर्स। हालांकि आपने अभी अपने इंटर के लेवल पे सिर्फ ये दो को ही पढ़ा होगा, ये आके आप फाइनल में जाकर पढ़ोगे, फाइनल में आप कंसोलिडेशन देखोगे तो आप बोलोगे बाप रे, ये तो कितना ज्यादा डिटेल में है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यस और नो। तो आप देखो होल्डिंग कंपनी को दो दो बार खर्चा करना पड़ेगा, दो दो बार मेहनत करना पड़ेगा, एक बार वो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, एक बार वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा। इनफैक्ट ऑडिट भी तो दो दो बार होगा, एक होल्डिंग का मतलब स्टैंड अलोन बैलेंस शीट का अलग ऑडिट होगा, और कंसोलिडेटेड के ऊपर आपका एक अलग से ऑडिट रिपोर्ट मिलेगा, है कि नहीं। तो ये दो दो खर्चा इनको अलग से करना पड़ेगा। अब ऐसा इनको क्यों करना पड़ता है, ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि सेक्शन नंबर 129 सब सेक्शन 1 इनको बोलता है कि आप स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करो, वो हर कंपनी को करना पड़ेगा। और सेक्शन 129 सब सेक्शन 3 वो बोलता है कि आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना होगा। आप बताओ, डज दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? डज दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? ओके, इफ दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू तो चलिए फिर हम यहाँ पर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहा है आपको, दैट वेयर अ कंपनी हैज वन और मोर सब्सिडरीज, तो इन एडिशन to the financial statements provided under subsection 2, they will also prepare a consolidated financial statements of the company along with all the subsidiaries in the same form। मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आप देखो शेड्यूल 3 में ही प्रिपेयर होता है, करेक्ट। उसमें रूल्स अलग लगते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 लग जाता है, लेकिन अगर आप ध्यान दो तो फॉर्मेट तो वही शेड्यूल 3 वाला रहता है, वही करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, वही इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड्स आपका बिल्कुल वैसे ही रहता है। तो ये ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफ दिस। तो ये सारे सब्सिडरीज के साथ में इट विल बी इन द सेम फॉर्म। और जैसे एनुअल जनरल मीटिंग में आप अपने स्टैंड अलोन बैलेंस शीट को you lay before the AGM, you will also have to lay before your AG in your AGM the consolidated financial statements
एज वेल। जैसे आपने अपने स्टैंड अलोन बैलेंस शीट को रखा, बिल्कुल वैसे ही कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को भी आप प्रिपेयर करके रखोगे। गाइस, इज दिस क्लियर? राइट। फिर देखिए, द कंपनी शैल ऑल्सो अटैच। अब देखो, हर कंपनी को एक यहाँ पे सेपरेट स्टेटमेंट अटैच करके रखना होता है कि ये हमारे सब्सिडरीज है, ठीक है। और ये किस में रहता है? दिस इज इन द फॉर्म AOC 1। ये रहा सेलियंट फीचर्स ऑफ ऑल द सब्सिडरीज। बाय द वे, आप में से कितने ने किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट को रीड किया? कितनों ने एनुअल रिपोर्ट को रीड किया आप में से? मैंने आप लोगों को बताया था ना, आप लोगों को एनुअल रिपोर्ट रीड करना है। तो आप में से कितनों ने एनुअल रिपोर्ट को रीड किया? यश, यश हाँ बोल रहा है। ओके, तो यश, आपने अगर एनुअल रिपोर्ट को रीड किया तो आपने वहां पर देखा होगा दो अलग अलग ऑडिट रिपोर्ट थे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एंड में एक पूरा लिस्ट होगा सब्सिडरी कंपनीज का। करेक्ट। तो आपने कौन से कंपनी का एनुअल रिपोर्ट रीड किया? कौन सी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट रीड किया था? आई एम श्योर जिसका भी किया होगा वहां पर आपको सब्सिडरी और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट श्योर शॉट मिला होगा। 3i इंफोटेक। ओके, सो उसमें सब्सिडरी कंपनीज और थे, उसके सब्सिडरी कंपनीज थे। उतना नहीं पढ़ा। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप कोई भी एनुअल रिपोर्ट को उठा के देखना, आपको वहां पर अलग से इसके बारे में कंटेंट मिलेगा। देखो, अगर मैं आप लोगों को चेक करवाऊं, ये एक मेरा फेवरेट कंपनी है, इसके सारे के सारे रिपोर्ट्स आपको मैं दिखा सकता हूँ। बाय द वे, ये आईटीसी का AGM, इसको आप आराम से यहाँ पे सुन सकते हो और इसको देख सकते हो पूरे AGM को। और यहीं पर मैं आपको एनुअल रिपोर्ट दिखाता हूँ, और इसी एनुअल रिपोर्ट के अंदर आपको ये सारा कंटेंट मिल जाएगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट जब तक ये यहाँ पर लोड हो जाता है। ये आप देखो यहाँ पर जब प्रिपेयर हुआ है, सो इफ आई जस्ट जूम इन अ लिटिल, तो आप ये देखिए, ये रहा इनका स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फिर ये देखिए, गाइड टू ऑल द सब्सिडरीज, और ये रहा सेलियंट फीचर्स ऑफ ऑल द सब्सिडरीज। और फिर आपको देखेगा यहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप ये देखिए पेज नंबर 233, इसको अगर आप देखो तो यहाँ आपको ये देखिए, आपको एक और रिपोर्ट अलग से मिलेगा। ये आपका ऑडिट रिपोर्ट है विद रिस्पेक्ट टू योर स्टैंड अलोन फाइनेंशियल। फिर ये देखिए गाइड टू सब्सिडरी कंपनी, और देखिए यहाँ पर आपको एक एक करके इनके सारे सब्सिडरी कंपनीज का पूरा लिस्ट मिल जाएगा। ये देखिए ऑल द लिस्ट। और ये रहा फॉर्म AOC 1, जिसमें आप ये पूरा फॉर्मेटिंग बताते हो। इसको अगर मैं रोटेट क्लॉकवाइज अगर कर दूं, यस, सो नाउ यू कैन सी दिस। ये देखिए, ये यहाँ पर पूरा रिपोर्टिंग करेंसी, क्योंकि इनमें से कुछ इनके ओवरसीज सब्सिडरी भी है। तो यहाँ पर बताया कौन सा इंडियन रुपीज में है, US डॉलर, पाउंड, नेपाली रुपी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, इंडियन रुपीज। तो ये पूरा लिस्ट इन्होंने यहाँ पर प्रिपेयर करके दिया है। ये 9, और ये देखो 10, 11, 12, ये एक पूरा लिस्ट ऑफ सब्सिडरी कंपनीज का यहाँ पर आपको तैयार मिलेगा। ये क्लियर हुआ? और फिर देखिए, ये आ गया कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब देखो, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अलग से आपको मिलेगा कंसोलिडेटेड योर इंडिपेंडेंट रिपोर्ट। ओके, ये कौन करता है? ये आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोग करते हो। तो ऐसा आपको क्यों प्रिपेयर करना? अगर ये सब सेक्शन 3 नहीं होता तो ये आपको अलग से इतना सेक्शन दिखता ही नहीं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ बता रहे हैं द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट applicable to the preparation, adoption, and audit of the financial statements of the holding company shall mutatis mutandis apply to the consolidated financial statements। इसका क्या मतलब हो गया कि जैसे आप अपने
होल्डिंग कंपनी के स्टैंड अलोन के बैलेंस शीट को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हो, जैसे उसको अडॉप्ट करते हो एजीएम में, और जैसे ऑडिट करवाते हो, बिल्कुल वैसे का वैसे आपको अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करवाना पड़ेगा। सी, जैसे मैंने आप लोगों को हमेशा से बताया कि जब तक लॉ में कुछ लिखा नहीं रहेगा हम काम नहीं करेंगे। लॉ साइलेंट है तो हम वो काम नहीं करेंगे। हाँ, आउट ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर आप करना चाहो तो बात अलग है, बट अदरवाइज अगर नहीं लिखा तो हम नहीं करेंगे। कहाँ मना किया या कहाँ पर बोला आप ये काम करो? तो यहाँ पर बोला कि आपको सबसेक्शन 3 में बोला कि प्रिपेयर करो, और सबसेक्शन 4 में आपको बोला कि इसका बिल्कुल ऑडिट भी वैसे ही आप करवाओ। फिर देखिए, विदाउट prejudice to subsection 1, where the financial statements of a company do not comply with the accounting standards, then the company shall also disclose in the financial statements the deviation, कि आपके financial statements में कहाँ कहाँ पर आप deviate कर रहे हो, आप accounting standards को follow नहीं कर रहे, और आपको बताना पड़ेगा what are the reasons for such deviation, कि आप क्यों comply नहीं कर रहे। By the way, एक thumb rule आप मुझे बताओ, where will you not comply the accounting standards? Where will you not comply the accounting standards? क्या आपने कभी ऐसा पढ़ा है कहीं पे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई नहीं करना तो इस वजह से नहीं करना? क्या ऐसा दिया है? क्या ऐसा दिया है कहीं पर भी आपने पढ़ा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर? आई थिंक फाउंडेशन के अकाउंट्स में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू टीच अकाउंट्स टू सीपीटी स्टूडेंट्स, तो वहां पर उनको मैंने बताया था, वहां पर था ये पक्का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सीए फाउंडेशन के अंदर भी डेफिनेटली ये आपको मिला होगा, आपको याद नहीं होगा या आपने इसको ऊपर ऊपर से कवर किया होगा। एनीवे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अच्छा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों चाहिए आपको? व्हाई डू यू नीड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? व्हाई देयर इज अ नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? क्यों चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? क्यों कंपनीज एक्ट इतना एम्फोसिस करता है कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो, ऑडिटर को बोलता है आप ऑडिट करो, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फ्रेम करते हैं? ऐसा क्यों? वाई डू वी हैव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? हमारा सिलेबस भी बढ़ा देता है कि नहीं? कितना बड़ा हेडेक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फाइनल में तो बाकायदा ऐसा होता था, 4 घंटे का लेक्चर, 3 घंटा अकाउंट्स, और रोज का 1 घंटा ऑडिट, ये अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता था। यहाँ पर एक आंसर आया है रौनक की तरफ से, टू मेंटेन स्टैंडर्ड पैटर्न। नेमिन की तरफ से आया फ्रॉड्स बढ़ जाएगा वरना। निधि ने यहाँ पे आंसर किया सो दैट इट गोस सिंक विद द इंडस्ट्री एंड इट इज कंपेरेबल। बिल्कुल करेक्ट, आप तीनों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। और रौनक और निधि के आंसर को अगर मैं क्लब कर दूं तो यहाँ पर सिंपल आ जाता है कि एक सबका स्टैंडर्ड मेंटेन रहेगा। सी, अगर मुझे कंपेयर करना है कि गो एयर और इंडिगो एयरलाइंस में मैं किसके अंदर पैसा लगाऊं, तो मैं बोलूंगा चलो गो एयर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है फॉर एग्जांपल 500 करोड़, इंडिगो का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 300 करोड़। अब पंगा क्या है, इसको देखते हुए मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि हाँ, आपको इंडिगो को ही लेना चाहिए, आपको गो एयर को लेना चाहिए, इंडिगो को मत लो, क्योंकि उसमें प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट हाफ, मतलब ऑलमोस्ट 40% कम प्रॉफिट वो कमा रहा है। ठीक है, लेकिन अब पंगा क्या होगा, यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि इन्होंने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई किया है वो काफी स्ट्रिक्ट वाला, मतलब इनका जो पॉलिसी थे वो स्ट्रिक्ट था। इट इज एज गुड एज कि एमसीक्यू पेपर था। तो यहाँ पर सपोज करो नेमिन ने जो एमसीक्यू पेपर दिया इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था, और यहाँ पे लेट्स से निधि ने जो एग्जाम दिया उसमें नेगेटिव मार्किंग था, और मैं बोलता हूँ नेमिन को ज्यादा स्कोर आया, तो क्या ये दोनों कंपेरेबल होगा? आंसर इज नो। तो इसके लिए एक यहाँ पर बताया कि स्टैंडर्ड पैटर्न रहेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर रहेगा तो हर एक को पता है कि वो अकाउंट्स इसी तरह से प्रिपेयर करेंगे, एंड दिस विल ऑल्सो रिजल्ट इन कंपेरेबिलिटी। तो कल को अगर हम दो कंपनीज को कंपेयर करना चाहे जो कि सेम इंडस्ट्री के हैं तो एक यूनिफॉर्मिटी वहां पर मेंटेन रहेगा। और दूसरा, जैसे नमीन आपने बोला कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होगा तो हर कोई क्या करेगा, कोशिश करेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सिचुएशन के हिसाब से कुक अप करने का। अगर मुझे टैक्स बचाना है तो मैं बोलूंगा मैं तो लॉस में चल रहा हूँ,
मुझे अगर किसी से पैसे रेज करने हैं, मुझे शो करना है कि मैं बहुत प्रॉफिटेबल हूँ, तो मैं यहाँ पर दिखा दूंगा कि मेरा तो 100 करोड़ का सेल्स है। अब 100 करोड़ के सेल्स में ट्रांजैक्शन कैसे भी ले लो। तो अब हमें पता है कि नहीं, स्टैंडर्ड्स आपको प्रॉपर मेंटेन करके रखना होगा। बट कई बार क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जब आप कंप्लाई करते हो तो वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देता। अगर आपको याद हो, सेक्शन 128 का स्टार्टिंग ही क्या था, ट्रू एंड फेयर व्यू, योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। But by complying the accounting standards, it is not giving a true and fair view. So you say that we are not going to comply with the accounting standard. We are only going to comply, or we are going to deviate from the accounting standard. तो आप बताओगे कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्यों डेविएट किए, ठीक है। फिर आप बताओगे उसका डेविएशन का रीजन क्या था, कहाँ कहाँ डेविएट किए, क्यों डेविएट किए, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो आप बोलोगे अगर मैंने एएस को कंप्लाई किया होता तो ये दिखता 500, क्योंकि मैंने एएस को कंप्लाई नहीं किया तो ये दिख रहा है 300। और आप बोलोगे कि देखो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट जो दिखता है वो 300 करोड़ ही होना चाहिए, 500 करोड़ नहीं दिखना चाहिए। हालांकि स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करे तो वो 500 करोड़ ही दिखेगा, but it will not give a true and fair view, so we have deviated from the accounting standard। तो ये आपका पॉइंट आता है। इसके अलावा कुछ कंपनीज को यहाँ पर पावर दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो रिलैक्सेशन कर सकता है कि आपको एग्जाम्शन दे दिया जाएगा, डोंट कंप्लाई दिस, डोंट कंप्लाई दैट, इस तरह से करके, दैट डू इन द पब्लिक इंटरेस्ट। गाइस, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? इसके बाद आ जाएगा आपके पास पिनल प्रोविजन। अब अगर आपने यहाँ पर इसको कंप्लाई नहीं किया तो आपके ऊपर पिनल प्रोविजन लग जाएगा, 1 साल तक का जेल हो सकता है, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 50,000 रुपीज से लेके 5 लाख रुपए तक का फाइनेंशियल जो पेनल्टी है वो यहाँ पर आपका लग जाएगा। ध्यान रखना जो भी सीएफओस होंगे कंपनी के, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर इन्वॉल्व रहोगे इसको प्रिपेयर करने के लिए। फिर देखिए यहाँ पर आ रहा है सेक्शन 129A, और ये बोल रहा है पीरियोडिक फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अब देखो जो लिस्टेड कंपनी है वो अपने पीरियोडिक फाइनेंशियल रिजल्ट्स बेचता है, वो क्वार्टरली रिजल्ट्स बेचता है, वो हाफ ईयरली रिजल्ट्स बेचता है। बट अनलिस्टेड कंपनी के लिए ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं था। तो अब यहाँ पर क्या बताया हुआ है, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे रिक्वायर सच क्लास और क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब, कि वो यहाँ पर क्या करे, अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को जो है वो पीरियोडिक बेसिस पे प्रिपेयर करे, उसके बाद उसका अप्रूवल ले फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसका ऑडिट करवाए, या एटलीस्ट लिमिटेड रिव्यू उसका हो, ठीक। और फिर इसको वो फाइल करेंगे टू द आरओसी विद इन 30 डेज। लिमिटेड रिव्यू आपने ये ऑडिट के अंदर पढ़ा होगा, पढ़ा आपने, ये आ गया आप लोगों को सिलेबस में, लिमिटेड रिव्यू। यस, तो यहाँ पर बताया हुआ है कि आप लिमिटेड रिव्यू करोगे उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, या फिर उसका आप कंप्लीट ऑडिट करवाओगे, ठीक है, आपके ऊपर है। अगर कंप्लीट ऑडिट नहीं करा सकते तो कम से कम लिमिटेड रिव्यू जरूर करवा लेना, और पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, और आप इसको फाइल करोगे किसको, आरओसी को, विद इन 30 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ दैट रेलेवेंट पीरियड। आप बताइए, इज दिस क्लियर गाइस, इज दिस क्लियर? राइट, तो ये अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर ऐड होगा। क्या ये आपके मॉड्यूल के अंदर है? सेक्शन 129A क्या आपके मॉड्यूल के अंदर है? नहीं है, ठीक। तो ये चेक कर लेना, ये आपके लिए एक नया अमेंडमेंट है यहाँ पे। आई वोंट से कि एग्जाम परस्पेक्टिव से कि बहुत ही कोई बिल्कुल मतलब खतरनाक सा अमेंडमेंट उठ के यहाँ पे आ गया है, बट यस ये एक अमेंडमेंट है जो आपको मेरे हिसाब से पता होना चाहिए। आप बताओ, इज दिस क्लियर? ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं ये चेक करके भी आपको बता देता हूँ। ये शायद आपके अमेंडमेंट्स के अंदर है, मतलब आपके लिए ये शायद एप्लीकेबल होगा, ये आपके लिए एप्लीकेबल होगा एग्जाम के अंदर, ठीक। मैं बस वही कंफर्म कर रहा हूँ कि ये एप्लीकेबल है या नहीं। हालांकि अभी तक रूल्स इसका नहीं आया है कि कौन से कंपनीज को
ये करना रहेगा, बट एनीवे तो बस आप इतना पॉइंट यहाँ पे ध्यान रख लेना कि यहाँ पे पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अनलिस्टेड कंपनीज के लिए भी यहाँ पर मैंडेटरी हो जाएगा। लिस्टेड के लिए तो था, अनलिस्टेड के लिए भी ये यहाँ पर मैंडेटरी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर प्रोविजन आता है, और जो नेक्स्ट प्रोविजन आपके पास है यहाँ पे ये आ जाता है रीओपनिंग ऑफ द अकाउंट्स ऑन द कोर्ट और द ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर। अब इसका मतलब क्या है पहले आप ये समझ लो। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया, आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया। फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हो, जो भी एडजस्टमेंट एंट्रीज है। उसके बाद में आप एनुअल जनरल मीटिंग में जाते हो। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है ये हो जाता है आपका अडॉप्ट, और अडॉप्ट होने के बाद आप इसको आरओसी को फाइल करते हो। ये हो गया फुल एंड फाइनल प्रोसेस। अब आप इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी चेंज नहीं कर सकते। कल को आप बोलो कि नहीं कुछ मेरा इसमें चेंज करना था, ऐसा था वैसा था, तो लॉ आपको क्या बोलेगा, बॉस आपको अगर चेंज करना है तो आप इसको कैसे चेंज करो, आप इसको अलग से मतलब कोर्ट में ऑर्डर, या तो करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसका एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, या फिर आप जाओ कहाँ पे, ट्राइब्यूनल के पास, और ट्राइब्यूनल आपको यहाँ पर ऑर्डर देगा, तो ही आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ओपन कर पाओगे और उसमें फिर चेंजेस कर पाओगे। अब इसमें क्या बताया, दैट अ कंपनी शैल नॉट रीओपन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड नॉट recast the financial statements unless an application in this regard is made by the central government or by the income tax authority or by the SEBI और by the statutory authorities। एक पॉइंट और ध्यान रखना, सेक्शन 130 के अंदर आप जब यहाँ पे चेंजेस कर रहे हो तो ये किसके बोलने पे कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेबी, ठीक है, इनकम टैक्स अथॉरिटी और कोई और रेगुलेटर यहाँ पे बोल रहा है। आगे जाके आप सेक्शन नंबर 131 पढ़ोगे, यहाँ पर आएगा वॉलेंट्री रिविजन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इफ इट अपियर्स टू द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ये देख रहे हो, इफ इट अपियर्स टू द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, तो आप यहाँ पे चेंजेस कर रहे हो। यहाँ पर कौन करवा रहा है चेंजेस, यहाँ पर चेंजेस करवा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेबी या कोई और रेगुलेटर, ठीक है। जो यहाँ पर क्या करेगा, वो जाएगा ट्राइब्यूनल के पास, एंड एन ऑर्डर विल बी मेड बाय द कोर्ट और द ट्राइब्यूनल। बेसिकली अब कोर्ट्स आपके पास नहीं रहेगा, इट इज गोइंग टू बी द ट्राइब्यूनल। वो यहाँ पर ट्राइब्यूनल के पास जाएगा, एप्लीकेशन देगा, ट्राइब्यूनल यहाँ पर ऑर्डर करेगा कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज कर सकते हो या आप इसको रीओपन कर सकते हो। अब ऐसा क्यों किया जाएगा, दो ही सिनेरियो है, ओनली दीज टू सिनेरियो। पहला सिनेरियो क्या है कि आपके जो पहले के अकाउंट्स बने हुए थे ये प्रिपेयर था कौन से मैनर में, इट वाज इन द फ्रॉडुलेंट मैनर। और दूसरा, द अफेयर्स ऑफ द कंपनी वर मिसमैनेज्ड ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड। इसकी वजह से आपको इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिलायबिलिटी पे डाउट है कि भले ही जो मैनेजमेंट है वो बोल रहा है कि देखो ये सब बराबर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब कुछ सही है, लेकिन हमें डाउट है कि यार ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किया गया है ये करेक्ट नहीं है। सो दीज आर द टू ग्राउंड्स जिसके लिए आप रीओपन करवाओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। अब जब ये एप्लीकेशन ट्राइब्यूनल के पास जाएगा, कोर्ट को तो आप साइड ही कर दो, जब ये ट्राइब्यूनल के पास नोटिस जाएगा तो ट्राइब्यूनल यहाँ पर क्या करेगा, उसको बोलेगा, जो भी कंपनी है उसको बोलेगा कि भाई आप एक काम करो, आप अपना बेसिकली रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, वहां पर रिप्रेजेंटेशंस दिया जाएगा, रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर होगा, उसके बाद में ऑर्डर को इधर पास किया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आपने एप्लीकेशन दिया तो ये बेसिकली ये जो रिप्रेजेंटेशन आपका जाएगा उस रिप्रेजेंटेशन में आपको इसको प्रूव करना पड़ेगा, राइट। सो यू नीड टू प्रूव दिस इन द रिप्रेजेंटेशन, prove this in the representation, if you will prove this in the representation तो यहाँ पर आपका काम हो जाएगा। आगे देखिए, without prejudice to the provisions contained in this act, the accounts so revised or recasted under subsection 1 shall be final। तो पहले मैंने आपको क्या बताया, ये जो आपका है ये फाइनल अकाउंट है आपका, इसमें कुछ चेंजेस नहीं। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अब आप यहाँ पे चेंजेस करोगे, और जो आपका चेंज करने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल तैयार होगा दैट इज गोइंग टू बी रिमेन फाइनल। अच्छा, अब यहाँ पर एक अमेंडमेंट और किया गया है, और क्या बताया कि अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है
इट इज अर्लियर देन 8 years, तो उसके लिए कोई ऑर्डर आपका पास नहीं हो सकता। भाई आपको अकाउंट से कितने साल के लिए मेंटेन करके रखना है, 8 year से, तो आप 8 साल से पहले अगर जाना चाहते हो तो नॉट अलाउड। सो नो ऑर्डर शैल बी मेड अंडर सबसेक्शन 1 in respect of reopening of the books of accounts relating to a period earlier than 8 financial years immediately preceding the current financial year. Guys, this is clear. And where the direction has been issued by the central government under this, then a period of longer. So basically, अगर आपको ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रहा था और आपको बोला गया था 8 साल से ज्यादा के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है, तो फिर जितने साल के लिए भी आपको बोला गया, सपोज आपको वहां पर बोला गया था 20 years, तो फिर आपका 20 years का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको भी यहाँ पर रीओपन किया जा सकता है। ओए गाइस, ये क्लियर हुआ? ओके अब आप नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं वॉलेंट्री रिविजन के लिए। अब वॉलेंट्री रिविजन के लिए क्या होगा, देखो किसको किसको आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और दूसरा यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप बोर्ड रिपोर्ट को कर सकते हो। तो यहाँ पर डायरेक्टर्स को फील हो रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और जो बोर्ड रिपोर्ट है, दिस डू नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 129 which is with respect to the financial statement, or section 134 which is with respect to the board report, then in that case they may prepare a revised financial statement or a revised report in respect of any of the three preceding financial years, but after obtaining the approval from the tribunal. तो अगर रेगुलेटर्स जाते हैं तो कितना साल आपको दे रहा है, वो 8 साल का टाइम पीरियड दे रहा है, ठीक है। और अगर आप खुद जाते हो तो आपको कितने साल का टाइम पीरियड मिल रहा है यहाँ पे, 3 years का, एंड ऑन एन एप्लीकेशन विच इज मेड बाय द कंपनी। और उसके बाद ट्राइब्यूनल यहाँ पे जो ऑर्डर पास करेगा, इट हैज टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, आप रजिस्ट्रार को फाइल करोगे एंड देन यू विल गेट द परमिशन कि अब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को यहाँ पर क्या कर सकते हो, दोबारा से अपडेट कर सकते हो। एंड नॉट जस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बोर्ड रिपोर्ट को भी, प्रोवाइडेड दैट द ट्राइब्यूनल शैल आल्सो गिव नोटिस, तो वो यहाँ पर नोटिस देंगे किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स अथॉरिटी को, एंड शैल टेक इनटू कंसिडरेशन उनका भी रिप्रेजेंटेशन बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन। और आगे क्या बताया हुआ है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट शैल नॉट बी प्रिपेयर्ड और फाइल्ड मोर देन वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो ऐसा नहीं कि बार बार आके आप वहां पे चेंजेस करते जा रहे हो, एक बार आपने चेंज किया दैट्स इट, उसके बारे में आप दोबारा नहीं कर पाओगे। Provided also that the detailed reason for such revision of such financial statement or the report, this has to be disclosed in the board report in the relevant financial year in which the revision is made। तो जिस साल का भी आप रिविजन कर रहे हो, सपोज आज आप बोलते हो कि मुझे 2019 का बैलेंस शीट को रिवाइज करना है या 2019 के बोर्ड रिपोर्ट को रिवाइज करना है, तो वहां पर ही आप इसको क्या करोगे, मेंशन कर दोगे कि आप ऐसा यहाँ पर क्यों चेंज कर रहे हो। बताइए क्या ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ, राइट। फिर देखिए, वेयर द कॉपीज ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और द रिपोर्ट्स हैव बीन सेंट आउट टू द मेंबर्स एंड डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार और लेड बिफोर द एनुअल जनरल मीटिंग, द रिविजंस मस्ट बी कन्फाइंड टू ओनली द करेक्शंस। मतलब या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो मेंबर्स को पहुंच चुका है, आरओसी को आपने दे दिया, और इट इज लेड बिफोर द एजीएम, तो आप अब क्या चेंजेस कर सकते हो, यू कैन मेक करेक्शंस with respect to the previous financial year और रिपोर्ट विच डू नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजन। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली आपको रीजन क्या दे रहा है, स्ट्रिक्टली यही रीजन दे रहा है कि आपने सेक्शन 129 और 134 को कंप्लाई नहीं किया है, सिर्फ उसकी वजह से। और दूसरा, एंड द मेकिंग ऑफ एनी नेसेसरी कॉन्सिक्वेशनल ऑल्टरेशन, उसके अलावा कुछ और जो चेंजेस आपको करने हैं वो आप इसके साथ साथ करें, मतलब इसका इम्पैक्ट आने वाले बैलेंस शीट में भी गिरेगा, तो उसको आप यहाँ पर शो करोगे। इसके अलावा आप कोई भी करेक्शन यहाँ पर नहीं कर सकते। इसके साथ में आपको एक रिवाइज्ड डायरेक्टर रिपोर्ट आपको तैयार करना होगा या फिर आपका रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, वो आप यहाँ पर फिर क्या करोगे, यू विल मेक प्रोविजन कि पहले ये था अब ये गया, इसमें करेक्शंस हो गया है। इसके अलावा जो ऑडिटर है उसका रिपोर्ट भी यहाँ पर आपको लगेगा, और डायरेक्टर्स विल हैव टू टेक द स्टेप्स, नेसेसरी स्टेप्स एज मे बी रिक्वायर्ड। तो बेसिकली आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि वॉलेंट्री रिविजन अगर करवाना है तो आपको ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा,
पिछले 3 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप करवा सकते हो या फिर बोर्ड रिपोर्ट को करवा सकते हो। और इसका सिंपल रीजन क्या रहेगा कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है या फिर बोर्ड रिपोर्ट है ये अपने रेस्पेक्टिव सेक्शंस को कंप्लाई नहीं करता। और जब आप ट्राइब्यूनल को ये नोटिस दोगे, ट्राइब्यूनल फर्दर सेंट्रल गवर्नमेंट और इनकम टैक्स अथॉरिटीज को बोलेगा रिप्रेजेंटेशन लो, और उसके बेसिस पे फिर आपको यहाँ पर अप्रूवल दिया जाएगा। तो ये देखिए, ये 2 चार्ट मैंने आपको बना के दिया है। मैंने तो क्या बनाया, मतलब इंस्टीट्यूट ने आपको ये 2 चार्ट बना के दिया हुआ है, इसी को मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। आई बिलीव दैट ये आपके लिए काफी अच्छा एक रिविजन के हिसाब से हो जाएगा। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू योर section 130, okay, and this is with respect to your section 131. Does this make sense? आप ये देखिए, एप्लीकेशन विल बी मेड बाय सीजी, सेबी, एनी अदर पर्सन, इनकम टैक्स अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी, ट्राइब्यूनल। फिर यहाँ पे आप कोर्ट को मत इग्नोर, कोर्ट वर्ड को आप यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो। यू जस्ट फोकस ऑन द वर्ड ट्राइब्यूनल, और ये सब आपका जाएगा। और ये आपका इधर के लिए। बताइए, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? मुझे लगता है इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपके पास पार्ट आता है। इसके अलावा आपको बोला गया कि देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को प्रिस्क्राइब करके रखा है, तो आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को प्रिस्क्राइब जो किया हुआ है उसको फॉलो करना होगा। पहले ये चार्टर्ड अकाउंट, मतलब अभी भी आईसीआई बनाता है, पर पहले ये था कि नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको हम बोलते थे नकास, ये एग्जामिन करता था और इनके कंसल्टेशन में बनता था। आज की डेट में नकास नहीं है, अब है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नाफरा। तो यहाँ इसके हिसाब से बनेगा। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पूरा पूरा फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ नाफरा के ऊपर। ओके, सो दैट्स इट फॉर योर दिस लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।